नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे क्या पैसा एक्ट से बदलेगी तस्वीर। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट लागू कर दिया है, जिसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। इस सरकार ने देर रात दुरुस्त आय के फॉर्मूले को मानते हुए इस एक्ट को लागू कर दिया है। इसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, समाज है, उनकी तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, उनका विकास होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बरसों से बात चल रही थी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव खेला है। पैसा एक्ट लागू करो। शिवराज ने प्रदेश में पैसा एक्ट लागू करने की घोषणा की है। इंदौर में टंटिया मामा स्मृति समारोह में की गई घोषणा के बाद प्रदेश में पैसा एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। 4 दिसंबर को पातालपानी में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि पैसा एक्ट लागू होने के बाद अनुसूचित जनजाति वाली ग्राम पंचायतों का स्थानीय संसाधनों पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार होगा और जनजाति ग्राम सभाओं का जनजाति समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी कार्य करने का अधिकार मिल सकेगा। इस एक्ट में भूमि, खनिज, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार आता है। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। पैसा एक्ट के अधीन स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान और विवादों आदि के समाधान के लिए परंपरागत ढंगों के प्रयोग के लिए ग्राम सभाओं को सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। जनजाति ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के कार्यों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति प्रदान की गई है। यह एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था, जिसे प्रदेश में अब लागू किया गया है। बुरिया समिति की अनुशंसाओं पर आधारित पैसा एक्ट यानी पंचायत उपबंध विधेयक का प्रमुख उद्देश्य यह है कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास भी न हो। निश्चित तौर पर पैसा एक्ट लागू हो जाने के बाद जनजाति वर्ग को काफी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सत्ता पक्ष से सवाल किया है कि इस एक्ट को आखिर 25 साल तक लागू क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार पहले ये बताए कि 25 साल तक ये पैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं हुआ। और ये झूठी सरकार है। 1996 से ये एक्ट लागू है देश में। मध्य प्रदेश सरकार 25 साल में इसके नियम कायदे नहीं बना पाई। अगर मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू नहीं है तो उनकी सरकार का एक मंत्री इसके लिए पुरस्कार कैसे ले आया 2011 में? वो तो इसके लिए अवार्ड ले चुका है। तो ये कितने झूठ पर आधारित है ये सरकार कि केंद्र सरकार से पुरस्कार ले लिया है और अभी जाके उसके 10 साल बाद घोषणा कर रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर जो है भारतीय जुमला पार्टी रख लेना चाहिए। पैसा एक्ट के लागू होने के बाद अब 15 अगस्त 2020 तक का सूदखोरों से लिया गया सारा कर्ज माफ हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने सूदखोरों से बिना लाइसेंस का कर्जा लिया है, जो कि 15 अगस्त 2020 से पहले की अवधि में हो, तो वो माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक्ट लागू करने के साथ ही आदिवासियों पर लगे छोटे केस भी वापस लिए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के देर से पैसा एक्ट लागू करने के आरोप निरर्थक हैं, क्योंकि जब यह एक्ट अस्तित्व में आया था तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने इसे लागू नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भी क्षीण है और स्मरण शक्ति भी क्षीण है। आज कांग्रेस पैसा एक्ट पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी ने लागू किया और देर से लागू किया। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब 1996 में 1996 में पैसा एक्ट आया तो किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पर पैसा एक्ट लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पैसा एक्ट के 11 प्रारंभिक प्रावधान लागू किए गए और जो शेष बचे, कुल 15 प्रावधान थे, शेष बचे 4 प्रावधान, जिनमें ग्राम सभा की सशक्तता, ग्राम न्यायालय की स्थापना, वनोपज के से जुड़े विषय, राजस्व के विषय, वन के विषय, सारे विषय सम्मिलित किए गए। मध्य प्रदेश में करीबन 20% आबादी आदिवासी की है। वहीं एमपी में पंचायत चुनाव के साथ साथ जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको देखते हुए इस 20% आबादी को शिवराज सरकार साधने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। राज्य सरकार ने शंकर शाह बलिदान दिवस और बिरसा मुंडा जयंती के बाद व्यापक स्तर पर टंटिया भील बलिदान दिवस भी मनाया। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पैसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासियों की तकदीर बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल।
तो सुना आपने कि जिस तरीके से पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो गया है, तो इसके बाद वाकई क्या जो आदिवासी समाज है उनकी तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, क्योंकि उन्हीं के विकास से जुड़ा मुद्दा है। ग्राम सभा हो, चाहे ग्राम न्यायालय हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे परंपरा हो, रीति रिवाज हो, तमाम चीज़ों सुरक्षा के लिए पैसा एक्ट बहुत ज़रूरी था, इसे लागू कर दिया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले कोई मेहमान साथ जो परिचय करा दें आपका। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें पहले आपका। कांग्रेस से हैं ब्रजेश पांडे जी, हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत स्वागत चर्चा जुड़ने के लिए, और बीजेपी से दिव्य गुप्ता जी। तो शुरुआत करेंगे ब्रजेश जी आपसे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने एक ऐलान कर दिया है कि पैसा एक्ट लागू करेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसे बाद इस तरीके की घोषणा हुई है, क्योंकि पैसा एक्ट वाकई एक अच्छा सशक्त कानून है जिससे आदिवासी क्षेत्र हैं जो विकास से पिछड़े हुए थे उनका विकास हो सकेगा। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की स्थिति हो चुकी है कि दूर के ढोल सुहावने। इनकी हर चीजें दूर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, जब आप उनके नजदीक जाएंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ये सारा का सारा जो पैसा एक्ट वाली बात है, वो केंद्र सरकार ने, जब केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सरकार हुआ करती थी, तब केंद्र सरकार ने इस एक्ट को पास कर दिया था। जरूरी इसमें जो बॉन्डिंग थी वो स्टेट गवर्नमेंट की थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो आपस में दोनों के अधिकार बटे हुए हैं, ज्यूडिक्शन पावर बटे हुए हैं, राज्य सरकार इसको अपने स्टेट में लागू कर सकती थी। लेकिन अभी तक ठंडे बस्ते में इसलिए डाल के रखा गया कि इनको लगता था कि हम भोले वाले आदिवासी समाज के लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेते रहेंगे। 2018 के चुनाव में जनता ने इनको छद्म कर दिया, इनकी सारी की सारी थोती बातों को। और जब ये कमलनाथ जी की सरकार बन गई, उसके बाद इनके अंदर एक बड़ी वेदना हुई, और उस वेदना का रिजल्ट था कि जब इन्होंने चौथी बार सरकार बनाया, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में, भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोट के, तो उसके बाद आदिवासी वर्ग के वोट कैसे इनके उससे जुड़ जाएं। कभी टंटिया मामा की बात करेंगे, कभी वो बिरसा मुंडा जी की बात करेंगे, क्योंकि ये समाज अच्छे से जानता है कि ये वर्ग पूरी तरीके से समझ चुका है कि अगर इनके वर्ग के भलाई के लिए किसी ने काम किया तो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, और बाद के दौर में मनमोहन सिंह जी ने किया। तो ये इनके लोक भवन बातों में आने वाला नहीं है। और कुल मिलाकर के पैसा एक्ट के माध्यम से जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी और संगठन जुड़े हैं, जैसे आप उसमें भूमि, खनिज, लघु वनोपजोग के संरक्षण, ये सारे उसमें पावर राइट्स आते हैं। इन सारी चीजों को साधने का जो शिवराज सिंह जी ने प्रयास किया है, हमको लगता है कि वो ढकोल संघ की बातें हैं, क्योंकि चुनाव है पंचायत का। पंचायत के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के घोषणावीर मुख्यमंत्री का पैसा एक्ट को लेकर के घोषणा हुई है। आज भी हमारा प्रदेश का आदिवासी समाज जिनकी सरकार में अपने को छला महसूस करता है, उनको इस सरकार की न बातों में एतबार है, न सरकार के कार्यकलापों में। आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसी पैसा एक्ट को लेकर के आदिवासी समाज सामने आ जाएगा और कह देगा कि साहब, इसका लाभ तो उन बड़े लोगों को मिल रहा है जो लोग ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुके हैं। उन गरीब लोगों को, जिसकी झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंचती, उसको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके प्रावधान ऐसे हैं। और राज्य सरकार को चाहिए कि अगर ईमानदारी से इसको लागू करना चाह रहे हैं और ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिले, तो सरकार को इसके लिए जो 15 अगस्त 2020 का ड्राफ्ट है और जिस पर घोषणा की गई थी कि जितने भी सूदखोर हैं उनको बिना लाइसेंस का कर्ज दिया जाएगा, तो हम समझते हैं ये सारी चीजों को ग्राउंड लेवल पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तक उसके जो सेक्रेटरीज हैं उन तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के इसका कुछ लाभ मिलेगा। अगर ये आप सोचेंगे कि 20% आबादी को देख करके हमने ये ला दिया और इससे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ न्याय होगा, तो ये बात जो है वो कल्पित है। उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दिलाने के लिए सरकार को सशक्त दिखानी पड़ेगी, सरकार को लिबरल होकर जाना पड़ेगा और सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं बनाना पड़ेगा, वो आम आदमी के हित की बात लानी पड़ेगी, तभी उसका कुछ क्रियान्वयन रूप समाज के सामने। हाँ दिव्या जी, जमीन पर उतारना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ उद्धार हो सकता है, क्योंकि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई आदिवासी समाज हमेशा लड़ता आया है, अभी भी संघर्ष जारी है। तो पैसा एक्ट 25 साल बाद भले लागू किया है, लेकिन इससे कम से कम सूरत बदलेगी। ब्रजेश जी, हृदय जी, आज तो ब्रजेश जी मुझे लगता है हिट विकेट हो गए। हिट विकेट इसलिए हो गए क्योंकि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, वो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि 1996 का एक्ट अगर लागू हुआ था
केंद्र सरकार ने लागू करा था। तो ब्रजेश जी प्रभु, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि तब तो आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं लागू कर दिया था पैसा एक्ट? मध्य प्रदेश में सर मेरे को अब बोले, अब मुझे बोलने दीजिए सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? हरदेश जी इनसे सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपका शब्द टू द पॉइंट आपका जवाब दूंगी। ब्रजेश जी आपका टू द पॉइंट जवाब दूंगी, मेरा जवाब सुन लीजिए पहले। तो पहला तो हिट विकेट आप वहां हो गए, दूसरे हिट विकेट हो गए जब आपने कहा कि नहीं सर आप ही हो रहे, मैं मेरे पहले पूरा सुन लीजिए। दूसरा आपने कहा है कि आप राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छे सब नियम लागू करे थे। तो सर राजीव गांधी जी का ही स्टेटमेंट आपको स्मरण करा दूं, जब उन्होंने कहा था कि मैं वहां से 100 रुपया भेजता हूं तो 18 रुपए भी नहीं पहुंचते, या जो भी आपका वो स्टेटमेंट था, तो गांव तक पहुंचते पहुंचते इतना रह जाता है। तो सर वो सब पैसे कहाँ जाते थे और कहाँ चले जाते थे? ये प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जो स्वीकार करा है, तो वो सब आप ही के प्रधानमंत्री थे सर, तो तब कम से कम उस बात का भी स्मरण कर लीजिए। तो दो विषयों में तो आप हिट विकेट हो गए। एक बात तो किया देश के साथ दोनों ने। अरे ब्रजेश जी मुझे बोल तो लेने दीजिए, आप प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अच्छा, तीसरा आपने विषय उठाया, हाँ तीसरा आपने विषय उठाया है कि आपने जो पीसा एक्ट लागू करा है उससे क्या फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। तो सर ऐसा है कि फायदा यदि नहीं होता तो पीसा एक्ट बनता ही नहीं। पीसा एक्ट बना ही इसीलिए है कि वो आदिवासी के जन जन तक जाके फायदा करे। और जिस विषय को आप अभी उठा रहे हैं उस विषय में आपको सिर्फ इतना मैं बताना चाहूं कि उसके जो विस्तारक जितने के जितने 15 आयाम हैं, वो 15 आयाम लागू हो रहे हैं। 11 आयाम पहले लागू थे, अब उसमें 4 या 5 आयाम और जुड़ के वो कंप्लीटनेस पर आया है, इसलिए वो कंप्लीट पेसा एक्ट अब लागू हो रहा है। तो वो जो उसके जितने संवैधानिक संशोधन थे वो संशोधन अब पूरे हुए हैं, उन संशोधनों के साथ वो अब लागू हो रहा है। तो कृपया उस बात पे भी गौर करा जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस बात को हमेशा चुनाव के साथ जब जोड़ने की बात करते हैं, तो सर ये सारे के सारे विषय कांग्रेस के पास भी तो हैं। आप क्यों नहीं कभी उनको विषयों को लेकर आते और उठाते? ये आप जब हम उठा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन विषयों को ले जाती है, तो एक विलाप का क्यों दृश्य आप सारे समय गढ़ देते हैं, मढ़ देते हैं, और फिर उस बात को लेकर चिंता करते हैं कि क्योंकि चुनाव है इसलिए ऐसा करें। तो प्रभु विषय आपके पास भी थे, हमारे पास भी थे, आपने उस चीज को कभी करा नहीं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल की राजनीति करना भूल चुके हैं। अब आपकी रगों में आसूदा आ चुके हैं आप लोग, और आप घरों में बैठ के ट्वीट करना जानते हैं। जमीन की लड़ाई अब आप लोग भूल गए हैं टोटली। तो इसलिए आप सिर्फ उंगली ना उठाए, उस बात में यदि कोई तर्क हो तो उस तर्कों पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्रजेश जी लौट से आपको पंकज जी सुन ले पहले। पंकज जी, जैसे पैसा एक्ट का आपने देखा जिस तरीके से लागू मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कहा है कि होगा, और उसका फायदा निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि एक अच्छी पहल है, आदिवासी समाज के लिए एक अच्छा योजना है। उसमें कई सारे जो जंगल की जमीन की लड़ाई लंबे समय तक, तो लड़ाई से मुक्ति मिलेगी और बाकी जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे अधिकार मिलेंगे। देखिए अजय जी, बिल्कुल बहुत अच्छा कानून है और शायद प्रदेश के आदिवासी समाज को इसका लाभ भी मिलेगा। ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, ग्राम सभाएं मजबूत होंगी, तो निश्चित तौर पे जो प्रदेश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जिनको सरकारों से रोज़ बहुत सारे काम होते हैं, तो शायद ग्राम सभाओं के माध्यम से हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को निश्चित तौर पर लंबे समय तक यदि उसको पेंडिंग करके रखा, 25 साल तक इंतजार करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं कुछ पेच हैं। और वो पेज ऐसे हैं कि जैसे कई सारे विकास कार्य हैं जिनके लिए खासकर ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी अनिवार्य हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक जो एक अपने यहाँ उथल पुथल मची रहती है, यदि विरोधी दल हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर अभी इसमें निकलेगा कि यदि आप मान लीजिए सड़क बना रहे हैं, खासकर इसमें देखिए एक अधिग्रहण का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है कि यदि जमीन अधिग्रहण की जानी है, इस तरह के जो सड़कें निकलेंगी, बनेंगी, बांध बनेंगे, तो उसमें ग्राम सभाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में सरकार के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, अब इस पर भी एक विचार करने की जरूरत है कि सरकार के पास कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्य हैं वो प्रभावित ना हो। लेकिन यदि इसको ईमानदारी से लागू किया गया तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो ग्रामीण जो हम अपने उचित अधिकारों के लिए जो हम परेशान रहते हैं, जिसके लिए हम गाँव से लेकर राजधानी तक चक्कर लगाते हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रुकेंगी और लोगों को कहीं जो एक कलेक्टर पर निर्भरता थोड़ी कम होगी, ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ेंगे, तो ग्रामीण लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होगा उनके विकास में। ब्रजेश जी, फायदा होगा, अच्छी पहल है, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, कम से कम स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को इस पूरे मामले का। देखिए हरदेश साहब,
मैं बड़े विनम्रता से अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी डॉक्टर है और हम भी डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर ही डॉक्टर फंस जाते हैं, ये अच्छी बात है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये इस चीज को शायद भूल रही हैं, जिसे तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में मुद्रित किया है। तुलसी बाबा ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन तूला। तो इसका भावार्थ ही यही है कि आप अगर कुछ भी ऐसी चीज ला रही हैं, पुरिया कमेटी की रिपोर्ट थी, पुरिया कमेटी ने कहा ही था कि ये एक जब लागू होगा तो पंचायत उपबंध विधेयक का प्रमुख उद्देश्य होगा कि जितनी भी केंद्रीय कानून के तहत जनजातियां हैं उनको स्वायत्तता जो है उनको स्पष्ट किया था पुरिया कमेटी। हम समझते हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट आए बरसों हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों इतनी देर से लागू किया, इसका उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता देंगे, ऑफिशियल प्रवक्ता देंगे भारतीय जनता पार्टी, वो दिव्या जी और हम नहीं देंगे। लेकिन हम जितने भी लोगों ने 2000 के पहले 15 अगस्त 2000 के पहले, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं हृदय साहब की जो भी जाति जनजाति के लोग जिन्होंने भी ऐसे सूदखोरों के पास या ऐसे व्यापारिक वर्ग के पास जाकर के अपने जमीन गिरवी रखी है या सामान गिरवी रखा है और कुछ पैसे लिया है, तो वो सब चीजें सब लोग आजकल एक एफिडेविट का पेपर बन जाता है और उस एफिडेविट के पेपर में ही सारी चीजें आ जाती है। तो सरकार माफ कुछ कर ना पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच अनुबंध हो चुका होगा और अनुबंध को तोड़ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश जो है पंकज जी ने जाना है। हम समझते हैं सरकार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, ये कानून के तहत अपराध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मुझको एक बात ये बताइए कि जितने भी ऐसे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग हैं, सरकार के पास ये जो अमेंडमेंट हुआ था, केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट बना के भेजा था, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना परिपत्र पढ़ा था और अपना भाषण, और उन्होंने देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल की चिंता जताई। हम समझते हैं कि बहुत से भोले वाले आदिवासियों की जमीन, जो बड़े लोग हैं, ऊंचे तबके के लोग हैं, उन लोगों ने उन जमीनों को पहले से उनके नाम से, किसी ने पेट्रोल पंप ले लिया है, किसी ने गैस एजेंसी ले लिया है, सरकार उनको वापस करने से रही। उनकी जमीनों का अधिग्रहण इस तरह से लिया गया है कि वो दूसरे, जैसे मंडला का आदमी या शहडोल के आदमी या जो आदिवासी बेल्ट का आदमी, वो अगर अपनी लड़की की शादी कहीं करता है, वो भी शादी के लिए बेचारा कर्ज लेता है, उस पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनता है, वो भी सरकार वापस नहीं कर पाएगी। तो ये सिर्फ अखबारी बात न रह जाए, सरकार को वास्तव में इन भोले वाले वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ करना है, तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ड्राफ्ट बना करके भेजना चाहिए कि इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर हुए हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर जो है शून्य घोषित किए जाएं, और वो उसका नियम है, केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक्ट ला सकती है और वो शून्य घोषित हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप कानून में संशोधन नहीं करें, क्योंकि हमने लॉ किया है, हम लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और बड़े कॉलेज से लॉ किया है, हम जानते हैं, वकालत करते हैं इस चीज के मामले में, कि ये चीजें कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से दोनों के बीच में जो बंद हुआ है उसके लिए एक कारण बनेगी। अभी सरकार को जो भी चीज लागू करना है उसका जितना सहजीकरण, जितना सरलीकरण मौलिक रूप सरकार करेगी, तभी जाकर के हमारे आदिवासी बंधु लोग इसका लाभ उठा सकते। बिल्कुल। दिव्या जी, जिस तरीके से बात कही है ब्रजेश जी ने कि 17 साल सरकार आपकी थी, कानून अच्छा है, आदिवासियों के हक में है, होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ग्राम न्यायालय की लगातार मांग करते रहे, उठती रही चीज़ें, जो छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं तो वो कोर्ट तक आते हैं, तो उससे दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो ग्राम न्यायालय हो चाहे ग्राम सभा हो, चूँकि वहाँ की ग्राम पंचायत की जो मूल संपदा है, चाहे खनिज हो, चाहे वन हो, चाहे जो भी हो, उस पर अधिकार पहले ग्रामवासियों का होता है, वहाँ के जनजाति समाज का होता है, उसके बाद में दूसरे लोगों का अधिकार होता है। हृदय जी, मैं एक बात आपके माध्यम से, ब्रजेश जी ने जो बातें, बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो ब्रजेश जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे जो सुझाव दिए वो शिरोधार्य हैं, और आशा करते हैं कि जब इस तरह की बातें जब लागू होंगी तो आपके भी जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी संवेदनशील सरकार है शिवराज जी की, तो वो उसका जरूर संज्ञान में लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनंत सुझावों का। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य यही रहा है और एक ही उस चीज को लेकर चली है वो आज दिन तक, कि हम कि हमारे लिए अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति ही सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही हमारा एक ध्येय है, लक्ष्य है, जिसको लेके हम आगे चलते हैं। तो वो उसी चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं। इस पूरे देश की सबसे छोटी इकाई है पंचायत, और उस पंचायत में यदि
हम अगर एक वर्ड लेते हैं एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, यदि उस पंचायत का सशक्तिकरण नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज होगा। और उसको पैसा एक्ट को लागू करने से उस पंचायत का, उस व्यक्ति का, अंतिम छोर के व्यक्ति का यदि एम्पावरमेंट होता है तो इसके माध्यम से होता है, तो इससे बड़ा और अच्छा काम कोई नहीं हो सकता है। इसलिए पैसा एक्ट को अब लागू करने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ जी जान से जुट जाना चाहिए। अगर आपका भी वही ध्येय है जो हमारा ध्येय है, तो फिर क्यों ना हम इस ध्येय को लेके एक साथ काम करें और उस व्यक्ति को हम कम से कम, उस व्यक्ति का हम जितना लाभ दे सकते हैं उसको, उसके जीवन स्तर को उठाने का, उनके बच्चों के जीवन स्तर को उठाने का, एक मूल सुविधाएं वहां तक पहुंचाने का, इसके लिए हम सबको कटिबद्ध प्रतिबद्ध दोनों होना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सुझाव, अच्छा कदम, जो स्वागत योग्य कदम है, इस कदम की तारीफ होनी चाहिए और साधुवाद उस सरकार का जिसने इसको लागू करा। दुबई, क्या ये माना जाए कि अब जो जंगल जमीन की लड़ाई थी आदि समाज की, खत्म होगी अब? देखिए, हर चीज को लागू करने के बाद एकदम फुल स्टॉप कहीं नहीं लगता है, ये तो तय मानेंगे। उसका एक टीदिंग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज अ टीदिंग ट्रबल। तो वो टीदिंग समय तो लगेगा ही, ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होता है, ये 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। तो इसको धीरे धीरे वो समस्या का समाधान होता है, समस्या का समाधान होगा और धीरे धीरे उस समस्या को हम सुलझा पाएंगे। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि किसी का यदि जीवन स्तर सुधरता है एक किसी एक्ट को लाने से, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा कदम होगा कि हम किसी जीवन को सुधार सके, उनके जीवन स्तर को आगे लेके आ सके। इससे बड़ी मानव सेवा और कोई नहीं है। उस मानव सेवा के लिए अगर ये पार्टी काम कर रही है तो हम अपनी पार्टी के एक कर्मबद्ध योद्धा होने के कारण हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसी संवेदनशील सरकार को। ठीक है। पंकज जी, इस एक्ट के लागू होने के बाद ग्राम सभा इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि मद्य निषेध जो कानून है उसका भी अपने क्षेत्र में, पंचायत में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, बंद कर सकती हैं। शराबबंदी यदि ग्राम पंचायत स्तर पे फैसले होंगे तो शिवराज जी ने एक और बयान दिया था कि वो आदिवासी समाज के लिए रॉयल हेरिटेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हेरिटेज शराब है उसकी बिक्री बढ़ेगी, तो वही समाज है जो इस फैसले का विरोध कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, अपने आप बैन कर सकता है। इसका कितना असर उस पर होगा? देखिए, अकेले हृदय जी सिर्फ बात अपनी ये हेरिटेज शराब की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, पिछले 2 दशक से एक बड़ा बदलाव आया है, चाहे राज्य की या देश की आर्थिक नीतियां रही हों या सामाजिक नीतियों में बड़ा बदलाव आया है। ये जब कानून बना तब बहुत सारी परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां बहुत अलग है। आज देखिए, जिस तरह से पूरे देश में निजीकरण का दौर बढ़ रहा है, ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में निजीकरण का ही बोलबाला होगा। ऐसे में ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होगा आपस में कि जब निजीकरण की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश प्रदेश में आ रही होंगी, उस समय आप जो है जो बड़े नीतिगत फैसले हैं वो ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों के हवाले कर देंगे। तो इससे मैं अपनी चिंता से आगाह करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं विकास कार्य अवरुद्ध होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनके बगैर आप चल नहीं सकते, प्रदेश नहीं चल सकता, कोई भी ना कोई देश चल सकता है। तो ऐसे में यदि उनको एक एक ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं पर एक एक फैसले के लिए निर्भर होना पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि बड़ी कंपनियां यहाँ कभी आगे अपना काम करना चाहेंगी। खासकर इसमें कानून में जो खास बात ये है कि राज्य सरकार भी इसका उल्लंघन करने का ज़्यादा पावर नहीं है, या सेंट्रल चाहता था कि राज्य सरकार का ज़्यादा दखल ना हो कोई, लेकिन बाद में ये हुआ शायद कि उन्होंने जो इतना अधिकार दे दिया है कि जो केंद्र सरकार से जो निर्देश प्राप्त होंगे उन पर अमल करेगी, राज्य सरकारें उस पर अमल करेंगी। लेकिन फिर भी देखिए, ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन यदि उससे हमें हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारी नीति, अगर राज्य सरकार की नीतियां बहुत प्रभावित होंगी, तो ऐसे में सबको एक मंच में लाकर आम समिति बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। पंकज जी, ये तो एक उनका अधिकार है ना, पंचायत खुद तय करे कि उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य होना है, क्या उनकी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से विकास कार्य होंगे ना उसमें। तो देखिए, मैं हृदय जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, वक्त के साथ जो बदली है चीज़ें, वो बहुत सारी मानसिकता राष्ट्रहित सर्वोपरि हो ऐसा जरूरी नहीं है। देश में बहुत सारे स्वार्थी तत्व हैं जो अपने लिए काम करते हैं, एक वो गैंग के रूप में काम करते हैं। तो आप अगर बीच में, अगर आपकी मान लीजिए 20 किलोमीटर की सड़क है, वहाँ 2 ग्राम सभाएं बीच में पड़ रही हैं, उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, तो वो आप फिर उसके लिए आपके पास क्या रास्ता बचता है? तो ऐसे अभी बहुत सारी हैं कानून में, कितनी सारी पेचीदगी हैं, वो तो देखना, अभी बहुत सारा अध्ययन करने की जरूरत है उसमें। लेकिन जो अभी जितना समझ सके हैं हम लोग, जितना समझ पा रहे हैं उसको, तो अगर हम हर चीज़ के लिए ग्राम सभाओं में, राज्य सरकार अपनी कोई अलग निर्णय अगर नीति बनाता है और ग्राम सभा स्वीकार नहीं करती है, तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट मामला फंसेगा।
तो ऐसे में कितना लाभ मिलेगा तो सरकारें कितनी प्रभावित होंगी, ये भी एक विषय सोचने का है। और मैं बार फिर कह रहा हूँ कि इतने साल यदि नहीं लागू किया गया तो उसके पीछे शायद इस तरह की बहुत सारी चिंताएं रही होंगी। आज चुनाव सामने है, आदिवासी वोट बैंक हर कोई लाभ लेना चाहता है, सब सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो उसकी चिंताएं हैं, दो दशक में बहुत कुछ बदला है और कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे कहने में प्रक्रिया लंबी हो सकती है इस मामले में। हाँ, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता वित्तीय प्रवक्ता का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने कई चीजें हमारी मानने को स्वीकृति दिया। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा विषय है जिस पर सभी लोगों को, सभी दलों के लोगों से जो भी उनके गुण दोष है उसके मामले में गुणात्मक चर्चा करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अभी पंकज जी कह रहे थे, मैं पंकज जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। अधिकार क्षेत्र को लेकर के अब सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी, पेचीदगी आएंगी। संभवतः इसीलिए 17 साल लगा दिया होगा भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 53 में इस बात का अलग अलग प्रावधान बताया गया है। केंद्र के जो अधिकार है वो राज्य के अधिकार उससे डिफर है। राज्य की शक्तियां अलग है, राज्य की शक्तियों में केंद्र इंटरफेयर नहीं करता, केंद्र की शक्तियों में राज्य इंटरफेयर नहीं करता। तो हम समझते हैं जो समता का अधिकार है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही जो पंचायत को अधिकार मिलेगा, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक ड्राफ्ट जब सरकार बनाए तो उसमें हमारे जो राज्य के हित है वो प्रभावित हो। जो पंकज जी ने कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, फिर उन्होंने प्रकाश डाला, क्योंकि अगर आपके राज्य के प्रभावित होने लगेंगे, राज्य के अधिकार, तो दिक्कत पड़ेगी। आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारा आदिवासी समाज है, जो ट्राइबल समाज है, वो चाहे तो अपने लिए शराब बना सकता है, शराब की बिक्री कर सकता है। जो आपने पहला सवाल पंकज जी से लिया, उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। संभवतः शिवराज जी का आशय ये था उस पूरे सवाल पे कि ये तबका समाज में अपने को बड़ा वंचित समझता है और ये समाज की मुख्य धारा से अपने को कटा समझता है। और वो पहले जो महुआ जिसका प्रोडक्ट हुआ करता था, महुए बिन करके वो लोग शराब बनाते थे। सरकार ने बाद में क्या किया कि महुए की चोरी के आरोप में उन आदिवासियों के खिलाफ जो है मुकदमे कायम कर दिए। तो संभवतः शिवराज सिंह जी का इशारा इस ओर था कि भाई उसको हम वैधानिक स्वरूप प्रदान करना चाह रहे हैं। और उस फैसले का मैंने स्वागत किया था कि अगर उस वर्ग के लोग अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा रहे, अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में वो महुए के उत्पादन से कोई शराब बनाते हैं, उसको आगे सेल करते हैं और एक ब्रांडेड तरीके से सेल करते हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो मेन चीज है जिस बात को लेकर साहब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, डिफाइन ये करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर केंद्र सरकार ने केंद्र के पास है, उससे स्टेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और ना ही किसी तरह से पंचायत का। एक्ट का स्वागत है, एक्ट में गुण दोष होगा उस पर चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में मैं अकेला अपने जिले से था, जिसे शिवराज सिंह जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में रखा था, स्टेट में भी रखा था, जिले में भी रखा था, उसका स्वागत किया था मैंने। जब उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ, लेकिन निंदक मेरे राखिए वाले हिसाब से उन्होंने रखा होगा। तो ये सब चीजें, इसमें जो लोग कांग्रेस के जानकार हो या जो दूसरे विपक्षी दलों के जानकार हो, उनको बैठ करके चर्चा के लिए आप बुलाइए। और इसको लागू करने के पहले, क्योंकि एक ऐसा कानून है जब ये लागू हो जाएगा तो फिर इसको वापस लाना मुश्किल पड़ेगा। एक बार आप छूट दे देंगे या एक बार आपने उसको कानून में ढाल दिया तो फिर उसको आप इतना जल्दी वापस नहीं लाएंगे। तो उसके पहले थोड़ा और चर्चा करें, मंत्रालय में चर्चा करें, विपक्षी दलों से चर्चा करें, उसको लागू करें। कानून का स्वागत है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के पहले उसके गुणात्मक पहलुओं पर जरूर सरकार को चर्चा करनी चाहिए, तभी उसके सकारात्मक पहल समाज के सामने। ठीक है दिव्या जी, समय का जल्दी बात रखिएगा अपनी। बस मेरा यही कहना है ब्रजेश जी कि ड्राफ्ट तैयार होके एक बार जब सामने आए तो मुझे लगता है तब हम ज्यादा इस बारे में एक सकारात्मक डिस्कशन कर पाएंगे। अभी तो घोषणा हुई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा होगा, तो ड्राफ्ट जब आ जाए तो तब हम उसके बारे में जितनी बारीकियां हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, वो एक विषय है। दूसरा, मैं आपको फिर उसी बात को कहना चाहूंगी कि यदि आपने बिल्कुल सही बात कही, जो मेरे मन की बात थी, कि महुआ को यदि हम एक इंटरनेशनल लेबल लगा के अगर उसको इंडस्ट्री बनाते हैं और उससे अगर हम जनजीवन वहां तक पहुंच जाता है जहाँ एम्पावरमेंट है और इलीगल ट्रेड को हम लीगल एक जामा पहनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। और इसको मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना, अपने आप में एक इंडस्ट्री स्थापित करना होगा और ये उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगा। तो कुछ बातें जो बहुत अच्छी हैं उन बातों को स्वीकार करें। जो ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहे हैं, जैसे बोलते थे रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, तो अभी थोड़ा सा समय है
अभी हम उन सारे ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद पुनः एक बार बैठेंगे और चर्चा करेंगे, तो लगता है सकारात्मक कुछ विषय सामने आएंगे। ठीक है। हाँ, दिव्या निश्चित जी, रूप। ब्रजेश जी, पंकज, तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो बात चल रही है पैसा एक्ट को लेकर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू होने वाला जनजाति समाज के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। अब भले ही आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन ये तस्वीर बदलने वाला होगा, इसी हम आशा करते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।